गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं मैक्सवेल का वेग वितरण नियम। आणविक वेगों के लिए मैक्सवेल ने जो वेग वितरण नियम दिया है उसका डेरिवेशन हम पूरा कंप्लीट देख चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि जो हमने वेग बंटन फलन निकाला था, रो निकाला था, इसकी निर्भरता थी m द्रव्यमान पर और अणुओं की वेग 2 पर इसकी निर्भरता थी। अर्थात अगर मैं इन दोनों टर्म को यूज़ करके इसको मैं कन्वर्ट कर दूं ई ऊर्जा में, ठीक है, ई ऊर्जा में कन्वर्ट कर दूं तो इन दोनों से निर्भरता हटकर केवल और केवल किस पर निर्भरता आ जाएगी? अणु की ऊर्जा पर निर्भरता आ जाएगी। यही काम किया बोल्ट्जमैन ने। तो बोल्ट्जमैन ने कहा कि वेग वितरण नियम के बजाय ज़्यादा कन्वीनियंट होगा हम अगर उस फलन को लिखें ऊर्जा के फॉर्म में, तो इसे हम कहेंगे ऊर्जा बंटन फलन। आज हम देख रहे हैं ऊर्जा बंटन फलन। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने बात की थी कि गैसों के अणुओं की ऊर्जा केवल कैसी होती है? गतिज ऊर्जा होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। यानी कि जब एक अणु एक जगह से स्थानांतरित होकर दूसरी जगह पर जाता है तो केवल और केवल इसमें गतिज ऊर्जा आती है। तो हम देखते हैं एक अणु के लिए स्थानांतरण में गतिज ऊर्जा, स्थानांतरण में गतिज ऊर्जा, क्या गतिज ऊर्जा होती है हम पहले देख चुके हैं, हाफ mv²। m यहाँ पर है अणु का द्रव्यमान और v यहाँ पर है अणु का वेग। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। अब जिस तरह से हमने देखा था, जब हमने वेग वितरण नियम फाइंड आउट किया था, हमने देखा था कि v से v प्लस dv वेग परास में अणुओं की संख्या देखी थी dn। उसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं E से E प्लस DE ऊर्जा परास में अणुओं की संख्या देखेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे DNE से। ऊर्जा परास E से E प्लस DE में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या माना DNE है। अब DNE है, इसके लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा इस इक्वेशन नंबर 1 का अवकलन करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 का अवकलन करने पर, समीकरण 1 का हमने अवकलन किया तो हमें मिला DE इज इक्वल टू हाफ m2v, यानी कि हमें मिल जाएगा mv इस dv, v के रिस्पेक्ट में होगा इधर। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से dv क्या मिल जाएगा हमें? dv मिलेगा de अपॉन mv। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 3। इक्वेशन नंबर 3 में हम v को रिप्लेस करते हैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से। समीकरण 1 से हम देखते हैं v हमें क्या मिल जाएगा? v² विल बी इक्वल टू 2e अपॉन m, यानी कि v हो जाएगा √2e अपॉन m हो जाएगा। इसलिए dv को क्या लिखा जा सकता है? dv इज इक्वल टू de अपॉन, यहाँ पे v को रिप्लेस अगर मैं करूँगी √2e अपॉन m से तो मुझे यहाँ मिल जाएगा 2me, √2me। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 पे हमें मिल गया dv का मान। अब हमें क्या करना है? E से
ऊर्जा E से E प्लस डी ई परास में अणुओं की संख्या हमने देखी है DNE। मैक्सवेल के लिए जो वेग वितरण नियम हमने देखा था, मैक्सवेल के वेग वितरण नियम से मैक्सवेल के वेग वितरण नियम से हमने देखा था अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या dn हमने देखी थी 4 पाई NA³ e⁻⁻ bv² डॉट v² dv, ये हमने देखा था। इसमें हम रिप्लेस करते हैं, a कांस्टेंट हमें ऑलरेडी पता है, b कांस्टेंट भी हमें पता है, और v की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। v और dv की वैल्यू, v की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे और dv की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 5 इसको मैं नाम दे देती हूँ। इक्वेशन 5 में v dv a तथा b का मान रखने पर, इन सभी का मान हम रख देंगे। तो जब हम ऊर्जा परास की बात करेंगे तो इन अणुओं को हम दर्शा रहे हैं DNE से। तो DNE विल बी इक्वल टू 4 पाई n, a की जगह हम रखेंगे m/2 पाई kBT, kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की पावर 3/2, e⁻⁻ b की जगह रखेंगे m/2 kBT, v² की जगह क्या आ जाएगा 2m 2e/m, v² की जगह आ गया है, डॉट v² की जगह फिर से आ जाएगा 2e/m, और dv की जगह क्या आ जाएगा dv की जगह हम लिख देंगे de/√2me, ये आ गया। इसे हम देखते हैं, जो भी कैंसिल हो रहा है यहाँ पे उसे हम कैंसिल कर देंगे, और जो नहीं हो रहा है उसे रहने देंगे। तो हमें लास्टली क्या मिलता है यहाँ पर 2n/√π 1/kBT की पावर 3/2, e की पावर 1/2 और e⁻⁻ e/kT डॉट de, ये हमें मिल जाता है। इक्वेशन नंबर 6 इसको नाम देते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि E से E प्लस DE ऊर्जा परास में ये अणुओं की संख्या है। तो प्रायिकता क्या होगी, ऊर्जा परास लिखते हैं, अणुओं की ऊर्जा E से E प्लस DE परास में होने की प्रायिकता, n को इधर ले आते हैं तो इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं PE से। PE विल बी इक्वल टू DNE/n। ये हो जाएगा फिर 2/√π 1/kBT टू द पावर 3/2 e⁻⁻1/2 e⁻⁻e/kT डॉट डी। इक्वेशन नंबर
7 और यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड ऊर्जा बंटन फलन है। इक्वेशन नंबर 7 यही ऊर्जा बंटन फलन है। इसके लिए अगर हम ग्राफ देखें, एक ग्राफ खींचते हैं इस ऊर्जा बंटन फलन के लिए। यहाँ पर है E और यहाँ पर ले लेती हूँ मैं dNE/dE। यहाँ से हम देखते हैं हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, इस तरह का ग्राफ मिलेगा। इसका मतलब जब E 0 है तो ये प्रायिकता भी 0 होगी, यानी कि अणुओं की संख्या 0 होगी। और जैसे जैसे E का मान बढ़ता है ये ग्राफ इंक्रीज करता है और उसके बाद में डिक्रीज करता है। इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं इनिशियली जब E 0 है, जब E 0 होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, प्रायिकता केवल और केवल e⁻1/2 के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, तो जब E 0 होगा, ये 0 होगा तो प्रायिकता का मान भी 0 होगा। और जैसे जैसे E का मान बढ़ेगा इस पद के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ इंक्रीज करता है। देन उसके बाद में और जब E का मान बढ़ाया जाता है तो ये पद ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। ये पद ज़्यादा प्रभावी होने के कारण हमारा ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। तो इस ग्राफ से हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष, क्या क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला निष्कर्ष है जब E 0 है, जब हमारी ऊर्जा 0 है तो प्रायिकता PE भी 0 है। जब ऊर्जा 0 है तो प्रायिकता भी 0 है। इसका मतलब क्या कि गैस में ऐसा कोई अणु नहीं होता है जिसकी ऊर्जा 0 हो, मतलब हर एक अणु के पास कोई ना कोई ऊर्जा ज़रूर होगी। दूसरा निष्कर्ष है जब E इज़ वेरी वेरी लेस देन KT। इस टर्म में देखते हैं जब E KT से बहुत छोटा है, जब E KT से बहुत छोटा होगा तो ये टर्म एक तरह से क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 के इक्वल हो जाएगा अर्थात PE प्रायिकता किसके समानुपाती होगी, हमने अभी ग्राफ में भी देखा था, e⁻1/2 के समानुपाती होगी। लेकिन जब E इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन KT, जब E KT से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये टर्म, ये पद प्रभावी हो जाएगा और प्रायिकता PE समानुपाती होगी e⁻−e/KT की। ठीक है, KBT। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हमने KBT से दर्शाया है तो हम यहाँ KBT ही लिखेंगे, KB लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इस टर्म में जो अभी हमने टर्म, ये ऊर्जा बंटन फलन लिखा है, इस ऊर्जा बंटन फलन से हम देख सकते हैं कि कहीं भी द्रव्यमान का कोई पद नहीं है, द्रव्यमान का कोई पद नहीं है। अर्थात अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, यह हमने देखा। अगला निष्कर्ष क्या निकलता है, जिस तरह से हमने मैक्सवेल के वेग वितरण नियम में बात करी थी अधिकतम प्रसंभाव्य चाल की, अधिकतम प्रसंभाव्य चाल है तो इसका मतलब ये है कि अणुओं में अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा भी होगी। तो अगला निष्कर्ष यही है, अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा।
अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा के लिए प्रायिकता Pe का अधिकतम होना आवश्यक है। Pe अधिकतम होगा यानी कि इसका अवकलन 0 होगा। ठीक है, अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा के लिए क्या होना चाहिए? प्रायिकता का 0 होना चाहिए। तो प्रायिकता हमने देखी थी, उसका हम अवकलन कर देते हैं। प्रायिकता का टर्म हमारे पास आया था 2√π 1/kBT की पावर 3/2 e⁻1/2 देन e⁻−e/kT। इसका अवकलन 0 होगा। जब हम इसका अवकलन करते हैं और फिर उसको 0 के बराबर रखते हैं तो हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। सिंपल सा इसमें अवकलन है जो कि हम कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देती हूँ कि अवकलन करने के बाद E का मान हमें क्या मिलता है? ½ kBT मिलता है। ठीक है, ½ kBT मिलता है। ये कैसी ऊर्जा है? मेरी अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा है, जिसे मैं EM से डिनोट कर रही हूँ। अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा है। इसी तरह से अगला निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है? अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा की स्थिति में अधिकतम प्रायिकता देखते हैं। अधिकतम प्रायिकता देखने के लिए हम इस अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा को उठाकर किस में रखेंगे? प्रायिकता में रखेंगे। अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा की स्थिति में अधिकतम प्रायिकता Pe मैक्सिमम 2/√π 1/kBT की पावर 3/2 e की जगह मुझे क्या रखना है? ½ kBT रखना है। तो ½ kBT की पावर 1/2 e⁻−½ kBT, ½ kBT अपॉन kBT। ठीक है, यहाँ से रखेंगे। इसको जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे अधिकतम प्रायिकता क्या मिलती है? अधिकतम प्रायिकता P मैक्सिमम ऊर्जा बंटन फलन के लिए 2/πe की पावर 1/2 1/kBT। ये मुझे मिलती है अधिकतम प्रायिकता। ये मेरा एक और निष्कर्ष हो गया। अगला निष्कर्ष हम देखते हैं। अगर मैं इस प्रायिकता के लिए ग्राफ बनाऊं, ठीक है, इस प्रायिकता के लिए मुझे ग्राफ बनाना है। अगला निष्कर्ष हो गया हमारा, ग्राफ बनाते हैं। ये एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया प्रायिकता के लिए Pe और E के मध्य। ग्राफ हम पहले देख चुके हैं, इस तरह का हमें ग्राफ मिलता है, लेकिन ये ग्राफ हम ले रहे हैं एक ताप T1 पर। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस प्रायिकता की निर्भरता किस पर आ रही है? ताप पर निर्भरता आ रही है। मैक्सिमम जो प्रायिकता है उसकी निर्भरता केवल और केवल ताप पर आ रही है, बाकी सब इसमें कांस्टेंट है। तो ये मैंने खींचा एक T1 ताप के लिए, इसी तरह से मैं खींचूंगी T2 ताप के लिए और इसी तरह से T3 ताप के लिए। शार्प नहीं है यहाँ पर, ये इस तरह का है। T3 ताप के लिए, जहाँ पर मैंने क्या किया, ताप को बढ़ाया।
यानी कि T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3। ताप को बढ़ाने पर मुझे क्या मिला, अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। इस एक्सेस पे हमें क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, और जहाँ पर प्रायिकता अधिकतम होगी वहाँ उसके संगत हमें क्या मिलेगी, अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा मिलेगी। यानी कि जैसे जैसे मैं ताप बढ़ाती हूँ, ताप बढ़ाने पर अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा का मान बढ़ रहा है, लेकिन ताप बढ़ाने के साथ में अधिकतम प्रायिकता जो कि हमें किस पर मिल रही है, वाई एक्सेस पर मिल रही है, तो अधिकतम प्रायिकता का मान घटता जाता है। ये हमारा निष्कर्ष है इस ग्राफ से। तो ताप बढ़ाने पर अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा का मान बढ़ता है, परंतु अधिकतम प्रायिकता का मान, अधिकतम प्रायिकता का मान घटता है। यह हमारा निष्कर्ष हुआ। इसी तरह से हम आगे देखते हैं माध्य गतिज ऊर्जा। माध्य गतिज ऊर्जा मीन काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी। माध्य गतिज ऊर्जा के लिए हमें क्या करना है, ऊर्जा का माध्य लेना है। इसको मैं ई बार से रिप्रेजेंट करती हूँ, माध्य के लिए बार लगा देते हैं। तो 0 टू इनफाइनाइट लिमिट में ऊर्जा का हमने माध्य लेना है। पी हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अगर मैं यहाँ पे पी का मान रखकर इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करूँ, 0 टू इनफाइनाइट लिमिट में 2/√π 1/kBT की पावर 3/2 e टू द पावर 1/2 यहाँ है इस टर्म में, पी के टर्म में, और एक और ई आ जाएगा तो ये टोटल 3/2 पावर हो जाएगी e टू द पावर -e/kBT dE। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए ये कांस्टेंट टर्म है जिसको हम बाहर ले सकते हैं। कांस्टेंट टर्म को बाहर लेकर जब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया जाता है तो मुझे मिलेगा 2/√π 1/kBT की पावर 3/2, और इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा 3/8 √π 1/kBT की पावर 5/2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इस इंटीग्रेशन में हम सबसे पहले e को x² के इक्वल पुट करेंगे, फिर यहाँ से dE = 2x dx आ जाएगा, फिर इसको इसमें पुट करेंगे तो हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलेगी, मतलब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन मिलेगा जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता है, तो हम वहाँ से ये पुट कर सकते हैं। इसको जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिलेगा 3/2 kBT, यानी कि मुझे माध्य गतिज ऊर्जा क्या मिली, 3/2 kBT। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।